क्योंकि छोटे छोटे शहरों में बहुत पैसा जाता है। सोना अपने जैसे कहते हैं कि 100 बिलियन के रेमिटेंस आते हैं, 100 बिलियन का सोना खरीदते हैं हम हर साल, वो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है इंडिया के। चलिए ठीक है, थोड़ी गरीबी वाली फीलिंग आ रही है लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा देखिए मनीष जी, क्या होता है, आपने कहा कि इस साल थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा अपना म्यूटेड रखें, खतरा बता के नहीं आता है, लेकिन 2024 में कोई आपको लग रहा है कि रिस्क फैक्टर्स हैं जो शायद मार्केट तवज्जो ना दे रहा हो जिसकी तरफ? अनुज, अपने देश में तो आई थिंक कंडीशंस आर वेरी राइप, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एनिमल स्पिरिट्स आर बैक, सो आई थिंक डोमेस्टिक फैक्टर लार्जली में कुछ नहीं होता है। वैसे दे आर पॉलिटिकल थिंग्स ऑन द होराइजन कि जब ये सीट की रीऑर्गेनाइजेशन होगी नॉर्थ और साउथ की, जो कि बहुत ओवर ड्यू है, 25 साल से जो ड्यू है, अब यूसीसी आने वाला है, सीएए आने वाला है, तो थोड़े बहुत माहौल ऐसा होगा एट सम पॉइंट विच इज़ नेसेसरी टू डू ऑल्सो। बट लार्जली आई फाउंड कि जब शॉक आते हैं वो बाहर से अनएक्सपेक्टेड आते हैं। जैसे मैंने कहा, बाहर के शॉक में एक तो जियो पॉलिटिक्स, वी नेवर एक्सपेक्टेड यूक्रेन वॉर, वी नेवर एक्सपेक्टेड इसराइल वॉर। अब जो जैसे हुटी के अटैक हो रहे हैं कि शिपिंग के भाव ऐसे बढ़ गए कि एक्सपोर्ट में सबको इम्पैक्ट लग रहा है। ईस्ट एशिया में ऐसा मानना है लोगों का कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अब कब होगा, कैसे होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, रिमेन्स टू बी सीन। बट टू मी द बिगेस्ट रिस्क हैज़ बीन कि ये जो नोट छापना चल रहा है वेस्ट में, कि सेंट्रल बैंक थ्रॉटल को पीछे कर रहे हैं और जो सरकारें हैं वहाँ पे वो अपना फिस्कल स्टिमुलस चालू रखे हैं ताकि उनको वोट मिले, और ये सारा इलेक्शन का साल है। तो सारे बैलेंस शीट, अमेरिका हो, जापान हो, यूरोप हो, यूके हो, पूरा मैस है। एंड किस दिन बॉन्ड मार्केट इनको कहेगा कि हम आपको पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि लॉट ऑफ द इंक्रीमेंटल बाइंग वाज फ्रॉम चाइना, सऊदी, हु हैव ऑल स्टॉप्ड। तो थोड़ा एक बार कभी शॉक आए वहाँ पे, तो उसमें एक बार ये रिस्क ऑफ ट्रेड चालू होके इट कुड हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। आई थिंक टू मी दैट इज द बिगेस्ट रिस्क इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए अब कुछ बात करते हैं कुछ थीम्स की मार्केट में। 2023 में एक थीम ने बहुत शानदार कमबैक किया, वो थी डिजिटल और न्यू एज स्टॉक्स। 2022 में एक क्लियर ओवर वैल्यूएशन, एक बबल, और 2023 में कमबैक। 2024 के लिए क्या व्यू है यहाँ पर? सो देखिए, ये बिजनेसेस आर गुड बिजनेसेस, दे आर हियर टू स्टे, वेदर यू से जोमेटो हो या नाइका हो एंड सो ऑन। बट जैसे मैंने कहा, वी आर पेइंग अ लॉट फॉर द फ्यूचर। और जैसे इसके खुद के जो नॉलेजेबल लोग हैं वो खुद शेयर, आई थिंक आज भी शायद नाइका का बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। हाँ। सो जो लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्ड फॉर वेरी लॉन्ग एंड इट्स राइट कि उनको भी इनकैश करना है अपने। बट जैसे बुल मार्केट बढ़ते जाता है, अपना भी इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो भाव नहीं रहे कि आपको 1-2 साल में रिटर्न हो जाए। सो ये सब ऐसे शेयर हो गए कि जैसे मैंने पहले कहा कि 12.5 का पी इसमें आपको कब दिखने मिलेगा, शायद 10 साल लगे। तो अगर आपके पास 10 साल की होराइजन है, देन डेफिनेटली दीज आर द राइट कंपनीज टू लुक एट। द बिजनेसेस आर हियर, बाय एंड लार्ज ड्यूओपोली हो गए हैं मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस, एंड दे कैन स्केल वेरी रैपिडली। और अगर 5-10 साल आगे मैं देखूं, जब इंडिया में $2000 पर कैपिटा का बढ़ के 4 और 5000 हो जाए, तो इनमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। सो द प्रॉफिट एक्सपेंशन कैन बी वेरी वेरी ड्रामेटिक। सो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं, जैसे मैं प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, आई कैन होल्ड फॉर 5 years, इट मे बी राइट फॉर यू। बट अगर आपने 20% अपना पोर्टफोलियो इसमें डाल दिया है, या आप सोच रहे हैं 2 साल में मेरी कमाई हो जाएगी, आई वुड बी अ बिट गार्डेड ऑन दैट। एक और थीम जिसने बहुत पैसा बना के दिया, ये आपके डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स। ये एक्चुअली क्योंकि एज अ थीम शायद किसी ने सोचा नहीं था 1.5 साल पहले तक, लेकिन अब ये अपने आप में एक बड़ी थीम बन रहे हैं। यहाँ पर अभी भी स्पेस है या ऑलरेडी? आई थिंक मनी इज मेड। 35 के पी चल रहे हैं, अल्टीमेटली PSU शेयर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टियर 2 में आ गया है इंडिया के, माने इन द टॉप 75 और 80 कंपनीज। सो दे आर अगेन, लाइक आई सेड, आप कोई भी बिजनेस कहेंगे हिंदुस्तान में आज के तारीख में, ऐसा कोई बिजनेस नहीं लगेगा कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। क्योंकि जो देश 11-12% नॉमिनल GDP ग्रोथ दे रहा है, और जिसमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज गेनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, आपकी 15% तो ग्रोथ आने वाली है। और उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज जो होते हैं, कॉस्ट को अगर आप टाइट करें और सेल थोड़ा बढ़ जाए, तो प्रॉफिट ग्रोथ आ जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि सब 15% ग्रोथ तो है इंडिया के इंडेक्स में। उसमें जो छोटे शेयर हैं, छोटे जो शेयर, लोग क्यों उसका मल्टीपल आगे दे रहे हैं कि उसमें अर्निंग ग्रोथ 20-25% आएगा, इंडेक्स से ज़्यादा आ सकता है। इसलिए जो स्मॉल कैप मिड कैप में उछाल आया था, थिंकिंग कि दिस इज़ वेयर द रेट ऑफ चेंज इज़ फास्टर देन इन द लार्ज कैप्स। तो आई डोंट थिंक वो थीम में कोई चेंज है।
और जैसे मैंने कहा रोटेशनल बुल मार्केट है, कभी जैसे रेलवेज में लीडरशिप है, देन करंटली इट मे बी इन पावर स्टॉक्स कि पावर में बहुत शॉर्टेज है, इट में रोटेट जैसे फार्मा में चालू हुआ, देन इट रोटेट्स एंड इट गोज टू सम अदर सेक्टर। तो ये हर सेक्टर रोटेशन करते 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 बढ़ेंगे। एग्रीगेट में जब आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा इंडेक्स लेवल पे शायद 10% ही दिखे, बट इंटरनली सेक्टर बाय सेक्टर जब भी लगे कि कोई सेक्टर एकदम निगलेक्टेड है, अगर आप उसको पकड़े यू विल आउट परफॉर्म द मार्केट। ओके, तो ये खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें बस यही दिक्कत होती है कि कई बार बैठना पड़ता है काफ़ी टाइम तक, उसमें वो स्टॉक्स काफ़ी टाइम तक चलते नहीं है, तो इसके लिए 3 महीना 6 महीना अगर आप सोचें ना तो लगे बहुत बोरिंग है, 10% के लिए कौन बैठेगा। बट जब आप 3 साल बाद सोचते हैं कि अगर मैं उस टाइम मार्केट एग्जिट मार दिया होता, हाँ, तो ये पूरा मैंने जो 50-60% का गेन देखा था वो नहीं मिलता मुझे। आई थिंक दैट, जो कि हर म्यूचुअल फंड वाले भी आके कहते हैं, इट इज़ नॉट टाइमिंग द मार्केट, टाइम इज टाइम इन द मार्केट। बिल्कुल। सो ये ऐसा दौर है इंडिया का कि वी शुड एक्चुअली थिंक मोर ऑफ एसेट एलोकेशन, कि आर वी इन्वेस्टेड इनफ इन इक्विटीज टू स्टार्ट विथ। ओके, अगर 5% ही पैसा जा रहा है इंडिया का एंड यंग इंडिया का, इसमें वेल्थ क्रिएशन इवेंचुअली इक्विटीज में होगी। एंड आपको एज अ स्मॉल इन्वेस्टर देयर आर मेनी शेयर्स, यू डोंट हैव टू बाय द इंडेक्स, यू डोंट हैव टू बाय दिस। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न, आई हैव फ्रेंड्स जिनके फंड में 25% CAGR है फॉर 15-15 साल, 20-20 साल, बिल्कुल, और उसमें टैक्स नहीं लगता है, आप 20 साल बाद टैक्स भरेंगे। तो जब ये अपॉर्चुनिटी है तो आई डोंट थिंक वी शुड बी सो फर्स्ट अबाउट अगले 3 महीने में क्या चल जाएगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। वो तो है, खैर वो खैर हमारा काम है थोड़ा सा, क्योंकि उसको एड्रेस करना डे टू डे मार्केट को। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं थोड़ा सा डेटा पढ़ रहा था कि, और वो काफ़ी वायरल भी हुआ था, कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना का मार्केट 3000 पर था, हमारा मार्केट भी 3000 पर था। आज भी चाइना मोरलेस 3000 पर है और हम 22000 पर पहुँचे। एब्सोल्युटली। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि तो यही मैं कह रहा था अनुज ना, कि देयर इज नो बेटर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड देन चाइना इन द लास्ट 20 ईयर्स। आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, जितने भी हम पेट्रियोटिक हों, फैक्ट इज चाइना हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गई पिछले 20 सालों में। बिल्कुल, बट उसका जो रिटर्न था, लोगों ने इतना जूस कर लिया पहले ही, अप फ्रंट उसके पैसे भर के। तो प्री क्राइसिस जब उनके ओलंपिक गेम हुए थे, उसके पहले ही वो मार्केट में टॉप बन गया था, और ऐसा बबल बना कि वो 15 साल बाद भी वो भाव आए नहीं वापस। एंड इट हैज़ रिपीटेड, जो पहले जापान में हुआ था 1987 में, वहाँ टॉप बना था, वो आज 2023 में आके इट इज़ क्रॉसिंग 35-36 साल बाद। तो एक साइड ये भी डर रखता है कि इंडिया में बबल बनना बहुत लाइकली है इस दशक में, बट देन पोस्ट द बबल, इफ दैट हैपन्स, देन यू मे नॉट हैव 10 years ऑफ रिटर्न्स। सो व्हाट डू यू वांट? यू वांट अभी मैं कमा लूँ और फिर 10 साल आराम करूँ, कि धीरे धीरे 15% बढ़ के आराम से वी गेट रिच slowly rather than get rich and then repent at leisure? हाँ नहीं, slowly I think, slow and steady. It depends on each person, so. वो डिपेंड एक्चुअली, मतलब आप अगर किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे तो उसका जवाब अलग होगा, हमारा जवाब थोड़ा शायद अलग होगा। तो फिर एक आखिरी सवाल आपसे, इस समय आपकी बैंक की बात हो गई हमारी, लेकिन हाईएस्ट कन्विक्शन थीम या कोई, I think नहीं, honestly, जैसे for many years I'm saying this, it's not about now and it's not only about valuation, कि फाइनेंशियलाइजेशन जब इस देश का होता है, ये बैंकिंग जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डिपॉजिटरीज हो, इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज इज सो मच, दे आर लाइक प्लेटफॉर्म कंपनीज। तो बहुत, यू कैन नॉट इमेजिन द स्केल ऑफ प्रॉफिट। आप इमेजिन नहीं करते थे कि HDFC और SBI इवेंचुअली आर गोइंग टू क्रॉस $10 billion ऑफ प्रॉफिट पोस्ट टैक्स। जो PSU बैंक भी है, ये सब 3-4 गुना हो गए हैं, बट फिर भी मल्टीपल अब तक नहीं बढ़ा, क्योंकि अर्निंग इतना एक्सेलरेट हुआ है। 5 मल्टीपल, 6 मल्टीपल, 7 मल्टीपल पे PSU बैंक आज भी मिल रहे हैं। द लार्जेस्ट बैंक जो HDFC बैंक है, उसका डी रेटिंग हो गया है कि वो 17 के 15, 16, 17 के मल्टीपल पे है, डिपेंडिंग विच ईयर यू आर डिस्काउंटिंग। जबकि जो क्वालिटी बैंक है जैसे कोटक, आज भी 24 मल्टीपल होल्ड कर रहा है। तो हर टॉप टू बॉटम में इतना स्कोप है। AMCs हैं, कल HDFC AMC की रिजल्ट आई थी एज एन एग्जांपल, बट ये जब 25 बिलियन आज के फ्लो में हम इसमें उछाल देख रहे हैं, यू इमेजिन जब ये फ्लो बढ़ के 50-75 बिलियन होगा इंडिया में,
इनके कोई कॉस्ट बेस नहीं बढ़ने वाले। हाँ। और जो रेट है इसमें हो या इवन एनएसई में जब आप ट्रेड करते हैं, द रेट्स आर ऑलरेडी सो लो, तो द वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड देयरफॉर ऑपरेटिंग लेवरेज इज सो ग्रेट इन फाइनेंशियल सेक्टर, और हर चीज़ यहाँ पे आके मिलता है। आप सोचे मैं एफएमसीजी देखूँ या मैं कभी कंस्ट्रक्शन देखूँ या मेटल देखूँ, बट सबका सार अल्टीमेटली आके फाइनेंशियल सेक्टर में मिलता है। तो आई थिंक जस्ट स्टे पुट ओवर देयर। आज भी 35-40% इंडेक्स वेटेज है, आई डोंट थिंक ये चेंज होगा, माइट इंक्रीज ओनली, एंड आउट परफॉर्मेंस विल कम हियर। लाइक यूएस में अगर आप बैठे एंड यू सेड कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तो सब जानते हैं, इसमें अब कौन कमाएगा, कमाई वही हुई और अल्टीमेटली टॉप वहीं बना। मैग्निफिसेंट 7 जो कह रहे हैं अल्टीमेटली केम फ्रॉम दोज शेयर्स। सो जस्ट स्टे विद कन्विक्शन। बिल्कुल, स्टे विद कन्विक्शन। और देखिए मनीष जी, कन्विक्शन हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तक गए, 21,834 का जो हाई था उसके सामने 21,832 तक यहाँ पर हम गए। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे ख्याल से 5 मिनट आपके साथ और कन्वर्सेशन हो जाती है अगर, तो शायद निफ्टी भी ऑल टाइम हाई हिट कर लेता, लेकिन खैर वो अगले शो के लिए उसको रोक के रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, मार्केट कवरेज जारी रहेगी। थैंक यू।